हमारे अगले वक्ता हैं अभिषेक उपाध्याय और ये हिंदी विभाग के शोधार्थी हैं। इनका विषय है भगत सिंह, क्रांति और प्रतिबंधित हिंदी पत्र भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा और सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। और इस आयोजन के संयोजक सर को और सभी संयोजक दल में जो थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अवसर दिया। और मैं चूँकि समय काफ़ी निकला जा रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस सत्र के अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूँ कि मैं अपना पत्र प्रारंभ कर सकूँ। धन्यवाद। मैं अभिषेक उपाध्याय, PhD चतुर्थ वर्ष, हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, और मेरे शोध पत्र का शीर्षक जो है वो है भगत सिंह, क्रांति और प्रतिबंधित पत्र भविष्य। तो प्रतिबंधित का जो हमने अभी 2 दिनों में तमाम सब सुना हमने कि किस प्रकार के साहित्य पर प्रतिबंध लगा, किन कारणों से लगा, तो सभी आप परिचित हैं, तो बहुत आधारभूत और उस जानकारी में मैं नहीं जा रहा हूँ। किंतु जो मूल बात है प्रतिबंध की, कि प्रतिबंध लगता ही क्यों है किसी भी रचना पर और किस व्यक्ति पर लग रहा है, इसका भी एक संदर्भ होता है। तो इसको जो मैंने सोचा वो ये है कि प्रतिबंध हम हर किसी व्यक्ति पर नहीं लग रहा है, भले वो वही बात भी कह रहा हो फिर भी नहीं। इसका मुख्य जो 2 मुझे कारक लगते हैं मुख्य इसके पीछे, वो ये कि कोई भी सत्ता प्रायः तभी किसी व्यक्ति के साहित्य पर प्रतिबंध लगाती है जब यह निश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति के विचार व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हो। तो ये पहली मूलभूत शर्त है कि व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हो विचार। फिर भी एक और इसमें शर्त है जो होनी चाहिए, वो ये कि हमारे आपके विचार व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि हम पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंध तब लगता है जब उस व्यक्ति के विचार, वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली या इन्फ्लुएंशियल हो कि उसकी बात लोग माने भी, तो उस व्यक्ति की वो शैली भी हो, उस व्यक्ति का वो प्रभाव हो, वो जनता तक रीच हो, कि तभी, नहीं तो हर किसी व्यक्ति पे गौर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये 2 शर्तें मुझे लगता है मुख्य हैं कि पहले उस व्यक्ति के विचार व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हो और उस व्यक्ति के पास व्यापक जन समर्थन हो। तो ये 2 कारण हैं प्रतिबंध के, और भगत सिंह इस मामले में दोनों शर्तें पूरी करते हैं। और व्यापक, उस समय उनकी उम्र के हिसाब से उनके पास जो जन समर्थन था वो झुटलाया नहीं जा सकता। तो क्रमबद्ध तरीके से मेरा जो शोध पत्र है वो मुख्यतः 2 पक्षों पर है। एक भगत सिंह का जो क्रांतिकारी पक्ष है वो, और भविष्य पत्र जो रामराज सिंह सहगल द्वारा प्रकाशित था इलाहाबाद से, उस भविष्य पत्र के जो भगत सिंह केंद्रित अंक हैं, लगभग कई अंक थे लेकिन 5 जो है प्रोफेसर चमनलाल सर जी के श्रम से वो प्राप्त हुए और वो छपे हुए हैं। तो उन 5 अंकों के आधार को प्रतिबंध किया गया और वो प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। तो वो मेरा शोध पत्र का दूसरा पक्ष और पहला है भगत सिंह का जो क्रांतिकारी पक्ष है। तो भगत सिंह यह एक ऐसा नाम है जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के आकाश में बिजली की तरह आया और चला गया। बिजली की तरह इस अर्थ में कि क्षणिक किंतु चौंधियाने वाला, आकर्षक कि आपका आकर्षण, आपका ध्यान आकर्षण कर सके। उसी प्रकार भगत सिंह ने सभी का, पूरे भारतवर्ष का, अंग्रेजों का, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और भगत सिंह का जो क्रांति का जो एक आइडिया है वो कि ये क्रांति की संकल्पना क्या है भगत सिंह के विचारों में, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए मैंने थोड़ा समय इसको लेकर रखा है कि क्रांति का संदर्भ जो आजकल के समय में अक्सर युवा वर्ग उससे समझता है, कई बार वो भ्रामक हो जाता है। एक बहुत ही फैशनेबल तरीके से कई बार क्रांति को समझा जाता है या दिखाया जाता है। तो क्रांति मूलतः, जिसके भगत सिंह पक्षधर थे और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, वो मूलतः बौद्धिक क्रांति के संदर्भ में है। और जो हिंसात्मक पक्ष है वो इसका एक बहुत ही सीमित दायरा है, जिसका समर्थन भगत सिंह स्वयं नहीं करते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं उनको कोट करता हूँ। वो कहते हैं, जब अदालत में उनसे पूछा गया था कि मतलब क्रांति के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा था कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं है और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। तो इसको नोट करने की आवश्यकता है कि भगत सिंह स्वयं ये कह रहे हैं कि ये बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति को कोई उस दायरे में सीमित ना करे कि ये हिंसक है, बम और पिस्तौल और उस प्रकार से।
तो क्रांति की इमेज और उसके अर्थ बदलने और जो है वास्तव वो समझने की आवश्यकता है। और वो स्वयं कहते हैं कि क्रांति क्या है। वो कहते हैं कि अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, यह क्रांति का अर्थ है भगत सिंह के संदर्भ में। तो हमें इसको समझना चाहिए कि एक बहुत ही वो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, तो उस उम्र में जितने वो अध्ययनशील और अध्येता व्यक्ति थे, तो हमें समझना होगा कि और भी तमाम हमारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने शहादत दी, सभी का हमें सम्मान करते हैं, लेकिन भगत सिंह इस मामले में थोड़े विशिष्ट मुझे लगते हैं। उनकी शहादत सभी के बराबर है, लेकिन जो बौद्धिक चिंतन है उनका उस उम्र में, वो अपने समकक्ष अन्य क्रांतिकारों से मुझे थोड़े वो आगे लगते हैं कि इस मामले में वो उनकी बौद्धिक परिपक्वता काफी अधिक थी। और इस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि वो ये कहते हैं क्रांति के बारे में, जो क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा 1931 में उनका जो लेख छपा था, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी जीवन के शुरुआती चंद दिनों को छोड़ ना तो मैं आतंकवादी हूँ ना ही था। मुझे पूरा यकीन है कि इन तरीकों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अतः भगत सिंह को हिंसक कार्यवाही को प्रतीक बनाना राजनीति से प्रेरित काम है। और भगत सिंह का क्रांतिकारी चिंतन सतही नहीं अपितु बहुत गहरा और गंभीर है। वे आवेशी नहीं अपितु विचारवान व बौद्धिक क्रांतिकारी थे। ऐसे बौद्धिक प्रबुद्ध क्रांतिकारी के स्वयं का लेखन व उन पर लिखा गया अन्य साहित्य ब्रिटिश शासन की नजर में सदैव बना रहा। और भगत सिंह केंद्रित पत्रकारिता तो विशेष रूप से ब्रिटिश सत्ता के कोप का शिकार हुई और प्रतिबंध पे बेड़ियां लगा दी गई उन पर, क्योंकि भगत सिंह जिन अंकों पर प्रतिबंध लगा, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो न्यायालयिक जो उसमें मुकदमे चल रहे थे, उन न्यायालयिक कार्रवाइयों का उसमें विवरण है, उन पर अन्य जो उस समय के राजनेता थे वो क्या कह रहे हैं। अगर भगत सिंह के अलावा किसी और व्यक्ति के संदर्भ में बात होती तो शायद वो बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे प्रतिबंध का मुख्य कारण भगत सिंह ही थे कि भगत सिंह नाम, उसके अंदर जो कंटेंट है, अंग्रेज इतने मुझे घबराए हुए लगते हैं कि वो अंदर के अंदर वस्तु को देखना पढ़ना भी नहीं समझ रहे हैं। वो ये एक नाम भगत सिंह है तो इसको प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी भी प्रकार का इससे जुड़ा साहित्य नहीं होना चाहिए उस समय के समाज में। तो इस प्रकार जब मैंने जो क्रांति, तो ये मेरा एक पहला पक्ष था अपने पत्र का कि उनके ही मैंने कथन से ये बात कहना चाहिए कि क्रांति जो है वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बौद्धिक क्रांति के संदर्भ में थे कि अन्याय पर आधारित समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, और वो सिर्फ हिंसक गतिविधियों से संभव नहीं है, उसमें वैचारिकता की बहुत गहरी आधार भूमि की आवश्यकता होती है। तो ये एक मेरा पहला पक्ष था। और जो दूसरा था जो उन पर प्रतिबंध लगा, और हमने चूंकि उनकी जो गतिविधियां थी बहुत सक्रिय थे वो बौद्धिक रूप से, और जो गतिविधियां उनकी जमीनी स्तर पे थी, और क्रांतिकारी जीवन में कानपुर गए, नाम बदल के वो लिखते थे कई पत्रिकाओं में, और जिस प्रकार से उनकी रीच थी तो पर्याप्त थी कि उनको जो जन समर्थन मिलना स्वाभाविक था। और इनकी चूंकि मैंने जो दो शर्तें उसमें बताई कि प्रतिबंध की जो पहली शर्त थी कि वो व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में विचार हो, तो वो तो सिद्ध है। जो है कि वो क्या उनको वास्तविक रूप में उतना जन समर्थन प्राप्त था अखिल भारतीय स्तर पर कि इनको प्रतिबंध की मतलब अंग्रेजों ने सोचा, तो इसका जवाब हाँ में है। भगत सिंह के विचारों और कार्यों की गूंज अखिल भारतीय थी, और भगत सिंह के उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग के साथ साथ दक्षिणी भाग भी भगत सिंह से सुपरिचित था। और प्रोफेसर चमनलाल सर अभी भी आए हैं, तो उनके सामने इस विषय पे मैं क्या कहूँ, उनको आपने सभी ने सुना है पहले दिन, और कल भी कार्यक्रम में सर ने बहुत बातें बताई, तो हो सकता है कुछ चीजें पुनरावृत्ति हो उनकी बातों की, और उनकी ही पुस्तक से ये प्रेरणा मिली, और मेरे शोध निदेशक सर की भी प्रेरणा से ये जो मैंने कार्य किया है। तो उनकी जो पुस्तक है क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, तो उसी के आधार पर ये मैंने अपना पत्र तैयार किया है, और इसलिए उनके सामने मैं बात कह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा झिझक भी हो रही है कि मैं क्या एक सूरज को दिया दिखाने जैसा लग रहा है मुझे। तो फिर भी मैं कुछ बातों को रेखांकित करता हूँ कि जो मैंने कहा कि दक्षिणी भाग भी भारत का सुपरिचित था भगत सिंह से। भगत सिंह के भांजे व इतिहासविद जगमोहन सिंह, उनका एक कथन है,
वो इस बात पर आशा प्रकट करते हुए लिखते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने भगत सिंह को भारतीय चेतना का ऐसा अंश बनाया कि एक ओर तमिलनाडु में उन पर कविताएं लिखी जाती हैं और दूसरी ओर भोजपुर में होली के गीत में भगत सिंह की याद से अचरिया भीग जाती है। ये जगमोहन सिंह कह रहे हैं। और तमिलनाडु, अभी हमारे चमनलाल सेन ने भी अपने व्याख्यान में कहा था कि उसी समय जब भगत सिंह से लिखे थे और उस समय पेरियार मलयालम में और यहाँ पर कितने सक्रिय थे, उन्होंने उस भाषा में तो कई आग्रह करके अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर उस समय ही उनका जो जन समर्थन था दक्षिण भारत में उनको पर्याप्त था। तो और इसी को समर्थन करते हुए जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास लेखक हैं सीताबी भट्टारमैया, उन्होंने जो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी, उन्होंने भी ये बात लिखी है तत्कालीन गांधी के समकक्ष रखते हुए। उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि पूरे देश में भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी से किसी भी तरह कम नहीं है। तो अब हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस उम्र में कितने बड़े व्यापक स्तर पे महात्मा गांधी से कांग्रेस के इतिहास लेखक की तुलना कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त कारण थे अंग्रेज सरकार के पास। और चूंकि उनकी जो मुख्यतः दो जो हैं कि बौद्धिक चिंतन और जमीनी स्तर पर जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उसके आधार पर ही उनको उनके विचारों को प्रतिबंध करना स्वाभाविक, मतलब अंग्रेजी दृष्टि से देखें, था। अब इसमें जो पत्रकारिता की बात हम थोड़ा करते हैं, तो कल के एक सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील तिवारी जी ने तत्कालीन पत्रकारिता को बहुत गंभीर से उन्होंने इस पर एक दर्शन दिया कि आज की पत्रकारिता को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये जो क्रम होता है, हम थोड़ा कम सीखते थोड़ा अधिक की ओर जाते हैं, दरअसल अभी कुछ जैसा उल्टा चल रहा है कि उस समय की जो सत्यनिष्ठ पत्रकारिता थी वो धीरे धीरे उसका ह्रास हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। तो उन्होंने काफी बार पत्रकारिता संग्राम की थी, कई उन्होंने नाम भी लिए थे। तो उनमें से कुछ जिनका संबंध भगत सिंह से था, मैं कोई बात करना चाहता हूँ कि भगत सिंह जो है वो किन पत्रों में जो उन पर केंद्रित पत्र छपे और कुछ उन्होंने स्वयं भी लिखे, कुछ लेख लिखे, कुछ अलग अलग नामों से भी लिखते थे वो। और कुछ चांद में भी उनका लिखा है कि अभ्युदय, भविष्य, प्रताप, चांद, महारथी व अर्जुन, इनमें प्रमुख रूप से भगत सिंह के केंद्रित अंक भी छपे और उन्होंने स्वयं भी इसमें लिखा है। और चांद के फांसी अंक के लिए तो स्वयं भगत सिंह ने अनेक वीर शहीदों के रेखाचित्र भी लिखे थे। इन सभी पत्र पत्रिकाओं के बीच भविष्य पत्र भगत सिंह के समर्पित अंकों का एक विशेष स्थान है। और भविष्य जो है साप्ताहिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। और रामराज सिंह सहगल ये अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कई प्रकार के पत्रों को, क्रांतिकारी जो पत्र होते थे, न सिर्फ संपादन में अंग्रेजों के जुर्माने प्रतिबंध सहे, और उन्होंने इसको लेकर जो ये पत्रकारिता के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी अनेक क्रांतिकारियों की मदद करते थे। वो उनको आश्रय देना, शरण देना, पुलिस से छुपा कर रखना, बहुत रामराज सिंह सहगल इसमें सक्रिय व्यक्ति थे। और इसका पहले पंडित सुंदरलाल जी ने संपादन किया था इनके पहले। और रामराज सिंह सहगल ने भविष्य के अलावा चांद, कर्मयोगी, इन सब में उनका योगदान है। अब जो भविष्य जो अंक हैं, जो उपलब्ध 5 अंक हैं भगत सिंह केंद्र, वो अगर मार्च 1931 से लेकर अगस्त 1931 तक के कुल 5 अंक हैं जो चमनलाल सर के श्रम से वो प्राप्त हुए हैं। और ये अलीगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल व उनके पुत्र निरंजन लाल जी के सौजन्य से प्राप्त हुए। और क्रांतिवीर भगत सिंह और अभ्युदय और भविष्य इस पुस्तक के नाम से सर ने संपादन किया है। और इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो अंक में जो सामग्रियां थी, मैं सीधा इस प्रतिबंध से जो हुआ वो किन चीजों के कारण हुआ इस पर प्रतिबंध। मैंने पहले ही कहा कि भगत सिंह नाम ही पर्याप्त था। अगर प्रतिबंध करना है, भगत सिंह नाम है तो बैन करना है। तो उसके अंदर जो उसकी अंदर वस्तु थी वो कुछ इस प्रकार से है कि भगत सिंह, इसमें क्या क्या चीजें छपती थी। वो थी भगत सिंह की फांसी से पूर्व उनको बचाने के प्रयासों व भगत सिंह के बाद की कार्रवाइयों तथा देशव्यापी रोष क्षोभ का चित्रण उन अंकों में मिलता है। भगत सिंह व उनसे जुड़े लोगों के पत्र हमको उसमें मिलते हैं। और जो उनके मुकदमों पर जो होती थी तो कार्रवाई, प्रतिदिन की जो कार्रवाई थी वो भी छपती थी उसमें। इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का प्रमुख वर्णन होता था। और ये और न्यायिक कार्रवाई बहुत जीवंत लगती थी सबके उसमें।
संवाद होते थे, किसने क्या कहा, कब कहा। और इसमें उस समय जो दंगा हुआ था वो हिंदू मुस्लिम दंगा, और वो बहुत उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी दंगे में प्रख्यात पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की गई थी। तो उस दंगे का भी इस प्रतिबंधित अंक में जिक्र है। और वो जो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जिसमें, और वो हुई ऐसी थी कि वो स्वयं रोकने निकल गए थे कि ये दंगे हो रहे हैं, मैं स्वयं रोकूंगा, और उस रोकने के क्रम में उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें लिखा है कि किस तरीके से अंग्रेजों, जैसे हमने तमस उपन्यास में भी एक चीज देखी है कि किस प्रकार से अंग्रेजों का और कई बार सांप्रदायिक नेताओं का एक गठबंधन होता है दंगे करवाने में। तो ये उसमें भी इसकी रिपोर्टिंग मिलती है कि जिसमें रिपोर्टिंग पढ़ के लगता है कि ब्रिटिश शासन और कुछ सांप्रदायिक नेता जानबूझकर दंगे को भड़का रहे हैं। और इसके बाद इसमें एक मैं कोटेशन जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी हत्या के 4-5 घंटे पहले श्रीमती इंदुमती गोयनका जी को पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने ये लिखा था इस दंगे का जो उनका ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ की दशा निस्संदेह बहुत बुरी है। हम लोग शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और चूंकि उस समय सांप्रदायिक नेता किसी भी संप्रदाय से होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में वहाँ के जो मुस्लिम नेता थे उनका उन्होंने जिक्र किया है कि हम लोग शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मुसलमान नेताओं में से एक भी आगे नहीं बढ़ता, पुलिस का ढंग बहुत निंदनीय है, अधिकारी चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से निपट लें, पुलिस खड़ी खड़ी देखा करती है, यह दंगा तो कल ही समाप्त हो जाता यदि अधिकारी तनिक भी ध्यान देते। मतलब इस प्रकार से था कि रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका, बल्कि बढ़ने दिया गया, और ये दंगा 6 दिन तक चला था और लगभग 400 लोगों की इसमें जान गई थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की थी। और खैर मैं वापस पत्र का जो भगत सिंह केंद्रित उसमें है, तो मैं कुछ शीर्षकों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार की पत्रकारिता थी। तो उस समय जो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसको लेके भी कि जमीनी हकीकत क्या है उसको लेकर भी उन्होंने लिखा है कि गांधी इरविन समझौते का श्राद्ध है, ऐसा एक शीर्षक था उसमें एक लेख का। और कुछ प्रमुख शीर्षक हैं, मैं बस 2-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करके अन्य श्रोताओं वक्ताओं को मैं मौका दूंगा। तो बस मैं कुछ शीर्षक पढ़ना चाहता हूँ जिससे आपको उसके कंटेंट का पता चलेगा किस प्रकार के उसमें थे। पहला है कि पंजाब के 3 विप्लववादी फांसी पर लटका दिए गए, लाहौर में सनसनी, देश भर में असंतोष की काली घटा, स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की फांसी और उसके बाद पंजाब के अधिकारियों की लॉर्ड इरविन को धमकी, यदि फांसी की सजा रद्द की गई तो हम एक साथ इस्तीफा दे देंगे। क्या सरदार भगत सिंह आदि की अंत्येष्टि क्रिया धर्मानुसार हुई थी? पंजाब के सिखों में असंतोष। स्वर्गीय सरदार भगत सिंह और उनके साथियों का संक्षिप्त परिचय। खून के बदले खून की घातक नीति, लाहौर की फांसियां एक अंग्रेज के विचार। श्री सान्याल तथा भविष्य और चांद के संपादक गिरफ्तार। गांधी इरविन समझौते का श्राद्ध है। कानपुर में उपद्रवों की भीषणता, सरकारी रिपोर्ट भ्रांतिपूर्ण है, मनुष्यों की लाशों को गिद्ध खा रहे हैं। मुर्ग दिल मत रो, यहाँ आंसू बहाना मना है। दहली षड्यंत्र केस का सनसनीपूर्ण उद्घाटन। केसरिया साड़ियों में स्त्रियों के जत्थों ने राष्ट्रीय नारे लगाए। तो इन उससे हम देख सकते हैं कि कितनी सीधी बात कर रही है पत्रकारिता अपने शीर्षकों में, और स्त्रियों को किस प्रकार से इसमें उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों में उनका योगदान था वो हमें इनसे दिखता है। और अंदर उनमें बहुत घटनाक्रम लिखा है, बस भाषा बहुत लागलपेट नहीं है जो मैंने पढ़ा, सीधी बात करते हैं अपनी पत्रकारिता में। और मैं बस निष्कर्ष पढ़ना चाहता हूँ कि भविष्य जो उपरोक्त बातों शीर्षकों से स्पष्ट है कि भविष्य एक निर्भीक व सत्यनिष्ठ पत्र था, जो सत्य को बिना किसी किंतु परंतु के साथ भारतीय समाज के सामने प्रकाशित कर रहा था, जिसके कारण इसके भगत सिंह केंद्रित अंक विशेष रूप से प्रतिबंधित हुए। इसकी सत्यप्रियता के कारण ही यह अपने समय के शीर्ष पत्रों के समान लोकप्रिय हुआ, जिसका अधिकांश श्रेय इसके यशस्वी संपादक रामरस सहगल को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से प्रखर बनाया, अपितु आंदोलनकारियों व क्रांतिकारियों की व्यक्तिगत स्तर पर भी सहायता की। अंग्रेजों की उपनिवेशवादी प्रवृत्ति व दमनकारी नीतियों को समझने हेतु प्रतिबंधित साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें भविष्य पत्र का अपना विशिष्ट स्थान है। और बस मैं अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपना शोध पत्र प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। चूंकि भगत सिंह के संदर्भ में है तो ये कुछ 4 पंक्तियां हैं जो कही जाती हैं, सर्कुलेट होती है कि भगत सिंह की हैं शायद।
कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का एक सैलाब आएगा। एक सैलाब।